और अब खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को पत्नी गीता धामी के साथ बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे और यहां पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां का दौरा किया और केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 27 अक्टूबर को भैया दूज पर्व के दिन बंद होंगे और इस साल बाबा केदारनाथ धाम यात्रा पे पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। केदारनाथ धाम की यात्रा के इतिहास में पहली बार अब तक 14,35,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां धर्म और उत्थान का कार्य तेजी से पूरे देश के अंदर चल रहा है, वहीं केदारपुरी का पुनर्निर्माण का कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमने उसकी टाइमलाइन तय की है कि दिसंबर 2023 तक भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी का स्वरूप बनकर तैयार हो जाए। उसके लिए आज वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य देखे हैं और कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर काम होता है, क्योंकि रात को काफ़ी तापमान नीचे चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी इस साल पिछले सालों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है और बद्रीनाथ जी का भी मास्टर प्लान पर तेज़ी से काम हो रहा है। उसका भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले तेज़ी से वहाँ भी काम हो रहे हैं और 2023 तक वो काम भी हमारे पूर्ण हो जाएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा की संशोधित कट ऑफ अंक सूची में आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को 30% दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। ये परीक्षा 22 सितंबर को हुई थी और कोर्ट ने आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए भी उत्तराखंड महिला आरक्षण के बिना संशोधित कट ऑफ अंक सूची जारी करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 दिसंबर की तारीख तय की है। बता दें कि इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड 22 सितंबर 2022 को हुई पीसीएस परीक्षा कर एक संशोधित कट ऑफ अंक सूची प्रकाशित की और उस सूची में उत्तराखंड महिला आरक्षण अभी भी आरक्षित श्रेणी के पदों के लागू किया जा रहा था। इस तरह का जिक्र इसमें किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट रखी गई है कि वो एक तीसरी लिस्ट जारी करेंगे, जिसमें से ये महिला आरक्षण उत्तराखंड बेस जो है डोमिसाइल बेस, उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उनको परमिट कर दिया है। अब एक तीसरी लिस्ट जारी होगी जिसमें अनरिजर्व और रिजर्व सभी कैटेगरीज में से ये रिजर्वेशन डिलीट कर दिया जाएगा और फर्दर हियरिंग के लिए 2 दिसंबर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास से एम्स के ट्रामा रथ का फ्लैग ऑफ किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश द्वारा ट्रामा रथ के माध्यम से मेडिकल कॉलेज और अन्य विद्यालयों में जाके आम लोगों को इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक करने एवं प्रशिक्षित करने का अभियान छेड़ा है। ये सराहनीय कोशिश है। सीएम ने यह भी कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह की पहल कारगर साबित होगी। एम्स के ट्रामा रथ का मुख्यमंत्री ने इसका फ्लैग ऑफ किया और कहा कि इससे जागरूकता बढ़ेगी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। एलटी शिक्षक भर्ती में 3 विषयों पर रोक लगी जो थी वो हटी है और 3 विषयों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रास्ता अब साफ हुआ है, जिसमें हिंदी, सामान्य विषय और शारीरिक शिक्षा विषय से रोक हटाई गई है। यूकेएसएससी के एक्सपर्ट की राय को नैनीताल हाईकोर्ट ने सही माना है। तो हिंदी, सामान्य विषय और शारीरिक शिक्षा विषय से रोक हटी है। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में जहां पर्यटकों की संख्या 40 लाख के पार कर गई और उम्मीद जताई जा रही है कि कपाट बंद होते समय तक इनकी संख्या करीब 50 लाख तक पहुंच सकती है। वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम को अपने होटल से अब तक 60 करोड़ रुपए की आय हुई है और बताया यह जा रहा है कि दीपावली पर्व के अवसर पर लगातार आ रहे अवकाश में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और जो पर्यटक हैं
वो यहाँ आ सकते हैं। ऑल टाइम के साथ ही एक नया रिकॉर्ड उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बनने जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से लगभग 15 लाख केदारनाथ जी, 15 लाख बद्रीनाथ जी और 10 लाख यमुनोत्री गंगोत्री मिला के 40 लाख से ऊपर तीर्थयात्री अब तक श्रद्धालु यहाँ उत्तराखंड में आए हैं। इसमें अगर हम GMVN की बात करें तो 2,60,000 हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं जो हमारे यहाँ बुकिंग करा के आए। तो निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहवर्धक रही पूरे पर्यटन की दृष्टि से भी और GMVN की दृष्टि से भी। नहीं, निश्चित रूप से चाहे गाड़ी हो, चाहे हमारे गेस्ट हाउसेज हों, चाहे उनके रुकने की, भोजन पानी की बाकी व्यवस्था है, पूरा हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि धनतेरस हो या दीपावली हो तो उसमें भीड़ बढ़ेगी, उसको लेकर के हम लोग तैयार हैं। और निश्चित रूप से उम्मीद से अधिक और पर्यटन की दृष्टि से हर तरीके से प्रदेश के लिए बड़ा ये सकारात्मक और सुखद यात्रा है। और केदारनाथ से 6 किलोमीटर दूर महापंथ के पास बर्फीली चट्टानों के बीच 2 पर्यटक फंस गए थे, जिनके रेस्क्यू के लिए SDRF, NDRF, स्थानीय जो पोर्टर हैं वो और गाइड की टीम रवाना की गई थी। हादसे में एक ट्रैकर की मौत हो गई, जबकि दूसरे को SDRF ने बचा लिया। बता दें कि 10 पर्यटकों का एक दल 2 अक्टूबर को रांसी गांव से रवाना हुआ था। और उत्तर प्रदेश STF और उत्तराखंड STF ने हरिद्वार जिले से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक ये संदिग्ध गजवाए हिंद आतंकी गिरोह के हैं। उत्तर प्रदेश ATS की जांच में पता चला है कि एक रुड़की के नगला इमरती का रहने वाला है, जबकि दूसरा बांग्लादेशी है। दोनों संदिग्ध आतंकी अलकायदा, इंडियन एवं जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि यह संगठन भारत में अपना नेटवर्क फैलाने में जुटा हुआ है। देखिए, अभी कल गिरफ्तारी किया है, अभी सूचना का आदान-प्रदान हो रहा है। सत्यापन जो है लगातार हम कर ही जा रहे हैं और सभी मकान मालिक और जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी हम लगातार अवगत करा रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस आपके माध्यम से भी अब सत्यापन जो है आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस जो तत्व नया आया है उस आधार पर जो हमारा जो सत्यापन का फोर्स का और थोड़ा सेंसिटिव करके और बेहतर काम उसमें करें। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता उमाशंकर द्विवेदी का आरोप है कि कुछ अपराधी जेल से साजिश रच के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की रेकी कर रहे थे। आरोपी ने मंत्री की हत्या के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी और पुलिस प्रवक्ता DIG सेंथिल अबुदई ने बताया कि हत्या की साजिशकर्ता 4 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस कड़ी से जुड़े हुए अन्य साजिशकर्ताओं पर भी पुलिस की नजर है। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो अन्य राज्यों की पुलिस से भी सहयोग लिया जा सकता है। कायम करके जो है मामला गंभीर है, मुकदमा कायम हो गया। 4 लोग जो मेन साजिश करता है उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी पूछताछ चल रही है। और जो भी इसमें और कोई लोग इन्वॉल्व है तो उनको भी जो है हम जरूर कठोर से कठोर कार्रवाई हम इसमें करेंगे। इसमें जो है तुरंत मुकदमा कायम करके जो है मामला गंभीर है। और न्यूज़ 1 इंडिया से सौरभ बहुगुणा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा और उन्होंने कहा कि अब मुझे प्रोटोकॉल से लेकर कई चीजों का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा एक शुभ चिंतक ने न्यूज़ 1 इंडिया से सौरभ बहुगुणा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तराखंड के युवा मंत्री और पशुधन जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों को देख रहे मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को जान से मारने की एक साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बहुगुणा जी के एक प्रतिनिधि के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। बहुगुणा जी से बातचीत करते हैं। सर, ऐसा क्या कर दिया उधम सिंह नगर में जो लोग आपके पीछे पड़ गए, आपके जान के प्यासे हो गए? ये मुझे भी नहीं मालूम है ऐसा क्या हो गया। देखिए, राजनीतिक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। चुनाव ख़त्म होता है तो राजनीति वहाँ पे हमारी लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो मामला ये सामने आया है गंभीर है, क्योंकि मेरी विधानसभा के एक व्यक्ति हैं, कोटाबाग के रहने वाले हीरा सिंह, जो कुछ 3 महीने पहले इन्होंने 24 एकड़ के आसपास सरकारी भूमि रातों रात जोत दी थी। इनको पुलिस तहसीलदार की तहरीर पे, SDM की तहरीर पे पुलिस ने जेल भेजा था। तो शायद उसके लिए वो मुझको सोचते होंगे कि मेरा उसमें हाथ है। लेकिन जब आप कुछ गलत करेंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, प्रशासन अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन जो स्तर का मामला सामने आया है, जहाँ पे मेरे को मारने के लिए जेल में एक पूरा प्लान रचा गया, वो बहुत ही गंभीर मामला है। और देवभूमि है हमारे यहाँ कभी भी जीवन में राजनीतिक दुश्मनियाँ या राजनीतिक द्वेषभाव इतना नहीं बढ़ा कि एक दूसरे की हत्या के हम लोग प्लानिंग करें।
और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में जिस दिन आया वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला और उन्होंने फ़ौरन पूरे प्रशासन को एक्टिवेट किया। चारों लोग पकड़े गए, उन्होंने कबूला कि पैसे का लेन देन भी हुआ है, इसमें लगभग 6-6.5 लाख रुपए का लेन देन भी हुआ है। तो अब देखिए प्रशासन अपनी और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मुझे उम्मीद है कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, कितने हैं, वो सारा अपने खुलासे में पुलिस करे बताएगी। सर, एक बात ये भी जानकारी में आई है, जो एक व्यक्ति पकड़ा गया उसके उत्तर प्रदेश के भी एक आपराधिक तत्व से मुलाकात जेल में हुई, वहां बैठ के प्लानिंग हुई और आपके घर की रैकी तक हुई। यानी वो बस वक्त के इंतजार में थे कि मौका मिले और सौरभ बहुगुणा को रास्ते से हटा दिया जाए। तो ये इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग, जैसे कोई गैंगवार जैसी या कोई बहुत बड़े अपराधी मिले हुए, आपको नहीं लगता कि ये एक सामान्य बात नहीं है? नहीं, देखिए सामान्य बात तो नहीं है, क्योंकि आप किसी की भी हत्या प्लान करेंगे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो उत्तराखंड का कोई भी नागरिक हो, हत्या प्लान करना एक बहुत बड़ा अपराध है। और जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं वही ये कर सकते हैं। कोई जनरल आदमी से तो आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि किसी की हत्या प्लान करेगा। जिस आदमी की आपने बात करी उसका नाम सतनाम है, वो यूपी के हैं। वो हीरा सिंह को जेल में मिले थे और जेल में मिलने के बाद जो प्लानिंग बनी उसके बाद सरप्राइजिंग है, जो मुझे शायद बताया गया है, मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मुझे बताया गया है कि 2 तारीख को मेरा एक प्रोग्राम सितारगंज में शेड्यूल था, जिसमें 2 तारीख को मुझे सितारगंज जाना था और 1 तारीख को सतनाम जी को पैरोल मिलती है, जेल से बाहर आते हैं वो, और 4 दिन तक वो सितारगंज में ही थे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक पूरी बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ ये पूरा बनाया गया। शूटरों की बात हुई, 4 शूटरों के नाम भी सामने आए हैं, सारों उत्तराखंड से हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा मेरे हितैषी और मेरे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मुझे सतर्क किया सुबह में आवास पर आके, और उनकी वजह से आज ये सारा मामला सामने आया है। तो मैं नाम तो उनका नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका भी कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है खुलासा भी किया और मुझको भी सतर्क किया। मंत्री जी, क्या लगता है उस जिले में खनन को लेकर बहुत बदनामी की स्थिति रहती है? क्या खनन पर और जो दूसरे गलत काम है जो आपराधिक तत्व करते हैं उस पर आपका अंकुश, उस पर आपका शिकंजा क्या आपके लिए बाधा बन रहा है? नहीं, देखिए हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति खनन में भी था और जो भी हमारे यहाँ गलत काम कर रहा है कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको टाइट कर रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि राजनीतिक द्वेष भावना भी हो सकती है। मैं सिर्फ एक एंगल को आप लेके चलें, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ताकतवर परिवारों से हैं, जिनकी राजनीति ख़त्म हो गई हमारे वहाँ पे राजनीति करने के बाद, जो अपने आप को राजनीतिक, जिनको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं जाऊँगा, इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पुलिस की कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए की देनदारी की बात आ रही है कि इसने बात की है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसकी बहुत गहन तरीके से अगर इसकी जांच होगी तो इसमें बहुत सारे दूसरे तथ्य भी सामने आएंगे। मंत्री जी, एक मेरा सवाल ये भी है, उधम सिंह नगर जो जिला है वो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा एक अन्य जिलों की तुलना में भिन्न है। वहाँ पूरब के भी लोग दिखते हैं, एक सिख समुदाय का भी होल्ड है, और ये सारी चीजें एक कहीं ना कहीं मनी पावर, मसल पावर के लिए समय समय पर हमने देखा है। उधम सिंह नगर में बड़ी गैंगवार भी हुई हैं। पौंटी चड्ढा के लोगों का भी नाम उधम सिंह नगर से जुड़ता है, जो एक बड़े शराब के किंग थे। तो क्या लगता है कि कोई ना कोई एक बड़ा नेक्सस है जो किन्हीं वजहों से परेशान है, और आपके लिए भविष्य में अब कितना सतर्कता के साथ उधम सिंह नगर जाना आना, क्योंकि आपको पब्लिक से भी मिलना है, सामान्य कामकाज भी करने हैं और सरकार के पास सचिवालय आदि भी जाना है, तो भविष्य में आपके लिए कितना चैलेंजिंग होने जा रहा है, और क्या आप चाहते हैं कि कुछ और सिक्योरिटी आपके साथ हो? देखिए चैलेंजिंग तो है, क्योंकि जब पहली बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, 10 साल से मैं भी राजनीति में हूँ, दूसरा बार विधायक बन के आया हूँ। मेरी बहुत सिंपल सी तरीका है, लोगों के बीच में बैठता हूँ, लोगों के साथ बात करता हूँ, सामान्य तरीके से मिलता हूँ, कोई सिक्योरिटी मेरे साथ भी नहीं रहती इतनी जितनी जब मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। लेकिन जब ये बात सामने आई तो ऑब्वियसली आदमी को अपनी लाइफ जब थ्रेट होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज भी करनी पड़ेंगी, थोड़ा प्रोटोकॉल चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। तो लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज़ें संज्ञान में ली हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो किस तरीके से मेरे प्रोटोकॉल रहेंगे, किस तरीके से ये सारी चीज़ें जब तक पूरा खुलासा ना हो जाए क्या सतर्कता बरतनी है, वो डीजीपी हैं, हमारे आईजी इंटेलिजेंस हैं, इन सब के साथ बैठ के और जो भी मुझे दिशा निर्देश दिया जाएगा उनकी तरफ से वो मैं फॉलो करूँगा। तो ये राज्य के युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हैं। यूं तो ये मंत्री पहली बार बने, पर राजनीति इनकी विरासत में है।
दादा के कार्यकाल से राजनीति देख रहे हैं और एक बहुत बड़े परिवार और संपन्न परिवार से आते हैं। सवाल यह है कि आखिर सौरभ बहुगुणा ने ऐसा क्या किया कि उनकी जान के पीछे लोग पड़ गए। दूसरा सवाल यह है कि आखिर सौरभ बहुगुणा के कामकाज किन्हें बाधा पेश कर रहे थे जो उन्हें इतनी बुरी तरह निशाने पर लिया गया। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और बहुत कुछ खुलासे होना बाकी है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून।